अस्सलामुअलैकुम। 59 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। IAS 16 के डिस्क्लोजर्स की मैं बात कर रहा था आपके साथ। तो बच्चों, चूँकि अब स्टैंडर्ड्स तो साथ लेकर जाने नहीं हैं, तो ये चीज़ें मोटी मोटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको आपने इसी तरह से याद करना है। जैसे डिस्क्लोजर देना है लाजमी, मेजरमेंट बेसिस, डेप्शन मेथड, यूज़फुल लाइफ और रेट, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग पे भी, फिर इनके दरमियान रेकन्सिलिएशन। फिर लाजमी डिस्क्लोज करो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है टाइटल पे, या एज अ सिक्योरिटी प्लेज किया हुआ है आपने अपना कोई PPE का आइटम, या आपके किसी कोई एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान, या कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट आपने की है, फ्यूचर में कोई PPE ख़रीदना है, अभी ख़रीदा नहीं है लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो वो भी लिख के बताओ, ठीक है। अभी ये छोड़ दिया हमने। इस तरह से ये पॉइंट्स जहन में होने चाहिए। रीवैल्यूड एसेट के बारे में 3 सब नोट्स बस इस तरह से याद हो। डेट बताओ, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था बताओ, मूवमेंट इन सरप्लस बताओ, और हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बताओ। ऐसे टिप्स पे बस, यही कोई रट्टा नहीं लगाना है इनका एज इट इज़ कि जी लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये 4 चीज़ें लिखी हुई थी। वैसे हमने इसको 3 ही रखा हुआ था, 3 चीज़ें आप याद रख लें ऐसे कि डेट बतानी है और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है ये बताना है 1, फिर मूवमेंट इन सरप्लस बताना है 2, फिर हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला बताना है 3, ठीक है जी। AC एक ऑन कर दें भाई। अच्छा, उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो कि ऑप्शनल हैं, वो कौन कौन से थे। अगर कोई टेम्परेरीली आइडल PPE पड़ा है तो उसकी बुक वैल्यू लिख कर बता दो, उसकी बुक वैल्यू बता दो। नाम और बुक वैल्यू ज़ाहिर है 2 बताओगे। अगर कोई हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़ है, उसके बारे में भी उसकी बुक वैल्यू बता दो। और अगर वो फुली डेप्रिसिएटेड है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दो। और आखिरी क्या था, अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो और फेयर वैल्यू में और बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो ऑप्शनल है लेकिन बता दो उसकी फेयर वैल्यू की, अगर बहुत मटेरियल डिफरेंस आ गया तो, ठीक है। मॉडल बेशक ना चेंज करो लेकिन ये काम कर लो, ठीक है। तो एक टेबल जो कहा था वो लाजमी पढ़ लेना है आपने। उसके बाद वैसे इस चैप्टर में से पढ़ने वाली चीज़ें मैंने बताई हुई हैं आपको। जो रिवीजन प्लान दिया था उसमें मेरी कोशिश यही रही थी कि जो थ्योरेटिकली बातें याद करने वाली हैं वो भी आपके सामने आ जाएं। तो उसमें मैंने शायद आपको ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला कहा था कि पढ़ना है। वैसे आपको याद है, वैसे याद है आपको। ये एग्जांपल भी मैंने दी थी रिवीजन प्लान में। चलें, इसके अंदर से आपको जो चीज़ जहन में रखनी है, वो याद करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में हों ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें एलिमेंट कॉस्ट एसेट में 3 चीज़ें होती हैं। उसकी परचेज प्राइस, और डायरेक्टली जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन फंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं और डिडक्ट कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। उसके अंदर एग्जांपल्स हैं, आपके जहन के अंदर हैं, काफ़ी हैं, और जो नहीं है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है आपने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती हैं, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में 3 तरह के काम थे, ठीक है। आपका अगर खर्चा एसिड को इम्प्रूव कर दे तो कैपिटलाइज, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है तो पुराने को डिस्पोज करो, नए को ऐड करो, कैपिटलाइज। और अगर कोई मेजर रिपेयर, मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग है तो उसकी एग्जांपल भी हमने की थी, ठीक है। और अगर आपका खर्चा जो है वो डे टू डे सर्विसिंग का है, जो सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो एक्सपेंस आउट कर दें। इस तरह की चीज़ें सिर्फ आपके जहन में होनी चाहिए और कुछ याद करने की ज़रूरत है सच नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे MCQs बन सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी बेटा, बेसिकली इसकी एंट्री यूँ हुई है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 9 रुपये से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ जनरेटर क्रेडिट, जनरेटर तो वैल्यू लूज़ की ना, और दूसरी एंट्री बिल्डिंग डेबिट, और है तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ जनरेटर ही क्रेडिट ना, और क्या कैश क्रेडिट कर दें। तो ये बस मैंने कंबाइन कर दिया था। एसेट की वैल्यू कितनी लूज़ हुई है, जनरेटर की वैल्यू 12 रुपये लूज़ हुई है, यानी आप एक्यूमुलेशन ना करें क्रेडिट, आप जनरेटर क्रेडिट कर दें। तो जनरेटर कितने से क्रेडिट हुआ है, 12 से, लेकिन उसका डेबिट जो है 9 रुपये PNL में और 3 रुपये कैंटीन की बिल्डिंग में डाला हुआ, ठीक है जी। तो डिस्क्लोजर्स आपने जिस तरह से कहा उस तरह से बस ऐसे
पॉइंट्स की फॉर्म में आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ रट्टा लगाने का कोई नहीं कह रहा आपको, लेकिन अब ये पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है। ये रिवैल्यूएशन मॉडल का मैंने टेबल कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। सिर्फ रीड करना है, पता हो इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे भाई ने पढ़ा, उन्होंने पूछा, आप सबको पता चल गया कि जी इसके अंदर ये था, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर मैंने लिखा रीड ऑनली हुआ है, मैंने नहीं लिखा CTM करो, लेकिन इतना होना चाहिए दिमाग के अंदर कि ये चीज़ें 3 4 5 चीज़ें हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं। अब देखो मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया है, अब मेरे जहन में भी है। क्या बताओ? मेजरमेंट बेसिस बताओ, और उसके बाद डेफिनेशन मेथड बताओ, लाइफ या रेट बताओ, फिर अक्यूमुलेशन बताओ और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, स्टार्ट पे और एंड पे। फिर इनकी रेकन्सिलेशन हो जिसमें 2-3 बातें आपको ही पता है, एडिशन हो, डेप्रिसिएशन हो, डिस्पोजल हो और रिवैल्यूएशन हो, बस काफ़ी। इम्पेयरमेंट भी डाल दो एक साथ। फिर उसके बाद लाजमी बताओ अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है टाइटल पे या कहीं प्लेज किया हुआ है। फिर लाजमी बताओ आपने CWIP अगर को बनाया है तो फिर लाजमी बताओ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है तो। फिर रिवैल्यूड के ये 3 है सब नोट्स, ठीक है, वही वाले आपको जहन में होने चाहिए और एनकरेज वाले भी जहन में होने चाहिए, MCQs में ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों इसके जो MCQs हैं ना, अब वो भी करना शुरू कर दें हम। जो MCQs रहते हैं वो भी हमने करने हैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके। ये सवाल हमने किया हुआ है, इसके अंदर जो चेंज करवाना था वो मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना, कि ये नेट सेल प्रोसीड्स हैं, नेट सेल प्रोसीड्स हैं, नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट बता दिया था, ये थोड़ा सा चेंज किया था हमने पहले पढ़ाए हुए से, ठीक है ना। पेज नंबर 185 पे आ गया हूँ मैं, जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया हुआ है जी बेटा, ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, तो मैंने सिर्फ अज्यूम किया था कि लेट्स से सेल प्रोसीड बाय सेलिंग सैम्पल्स 3 था और इसकी कॉस्ट लेट्स से 1.8 थी, तो ये नेट होकर 1.2 आ गया था, तो ये उन्होंने 1.2 दिया हुआ था। तो मैंने कहा था कि आप इसको क्या करना, एसिडी कॉस्ट में ऐड मत करना, और अगर आपको टेस्ट रन कॉस्ट दे दे और अलग से, वो एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है। अब टेस्ट रन कॉस्ट के अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि सैंपल्स भी प्रोड्यूस हों। आपने एसिड चलाकर देखा, आपने कोई सैंपल प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन चलाने पे बिजली भी लगी, को गैस लगी, बंदे खड़े हुए, को खर्चा पानी लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो टेस्ट रन की कॉस्ट अदर देन सैंपल्स वाला जो मामला है वो फिर भी एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनती है। लेकिन अगर टेस्ट रन में कोई सैंपल्स बन जाए, मैंने ये पढ़ाया था, कोई सैंपल्स बन जाएं तो उन सैंपल्स की सेल प्रोसीड्स और उन सैंपल्स पे बनने के लिए जो कॉस्ट लगी थी ये आपने P&L में लेकर जाने होते हैं। ये एसिडी कॉस्ट में ना इसकी कॉस्ट ऐड करनी है, ना सैंपल से आने वाले, बेचने से आने वाले पैसों को आपने लेस करना है, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट चेंज किया स्टैंडर्ड ने। अच्छा जी, 4 भी कर लिया था हमने, काफ़ी कर लिया, मैंने बता दिया आपको जो रिवीजन करनी है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको जी जी सैंपल से आने वाली इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में और उस पर लगने वाली कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यूँ कह लें, नेट कर लें, तो नेट करके अदर इनकम में शो कर दें। वैसे स्टैंडर्ड ने तो ये कहा है कि उसकी सेल को रेवेन्यू में शो करो और उसके एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल में शो करो। अल्टीमेटली वो प्रॉपर ट्रीटमेंट यही करवा रहा है कि आप सेल्स में डालो, बहरहाल प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। जो क्वेश्चन कहे हैं सिर्फ वही करने हैं आपने, काफ़ी थे, वैसे कर भी लिए होंगे आप लोगों ने मोस्टली। तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत रहते हैं ज़ाहिर है हम साथ साथ करते रहेंगे इनको, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में डिस्कस करके। लेकिन अभी मैं IS 40 वेसल में तो जाना चाह रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई बच्चे अगर आना चाहें तो, लेकिन जिन्होंने आना था वो आ गए। MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें से आपने ये हमने कर लिए थे या टिक सिर्फ लगाए हुए हैं जी, मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे शायद, ठीक है। तो ये कौन से वाले हैं, 29 से ऑनवर्ड्स थे। चलें, इनको अब आज टेस्ट दे लीजिएगा ना, तो उसके बाद आप थोड़ा टाइम निकालिएगा, मैंने कोई नया होमवर्क नहीं दिया। तो 29 से 45 तक अब आपने करने हैं, ठीक है। 29 से 45 तक आपने करने हैं, जो क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा, वैसे मिसाल के तौर पे। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट रिसेंटली इंडिकेटेड द फॉलोइंग: रीवैल्यूएशन लॉस ऑन PPE, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन गेन ऑन नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ऑफ PPE।
विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ कैश। अच्छा ये तो इसमें कैश कहाँ पे आता है? रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री क्या होती है? पीएनएल डेबिट, एसिड क्रेडिट, और अगर कोई सरप्लस पड़ा हो तो पहले वो सरप्लस को डेबिट करके बाकी पीएनएल में डेबिट हो गया एसिड क्रेडिट, इसमें तो कैश नहीं आता। ट्रांसफर ऑफ रीवन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट नहीं आता। रीवैल्यूएशन गेन ऑन, गेन की एंट्री एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, या कोई पीएनएल पड़ा हो तो वो रिवर्स करते हैं, कैश नहीं आता। डिस्पोजल ऑफ पीपीई के अंदर कैश आता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो ये सारे करने हैं आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई एक और यहाँ से कोई कैलकुलेशन वाला ना हो, ये देखो, अब देखो ना कितने इंपॉर्टेंट है ये डिस्क्लोजर्स। व्हेन एन आइटम ऑफ पीपीई आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स शैल बी मेड? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्प, ये तो नहीं था। देखो वो कह रहा है जब किसी आइटम को रीवैल्यूड अमाउंट पे रखना है तो कौन सा डिस्क्लोजर देना है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुल्ली, वो ऊपर वाला ही है बचा हुआ जो इसको क्रॉस लगाया था हमने, वैसे लगाया हुआ था, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसिड, ये तो सारे कौन से थे? ये तो एडिशनल नहीं थे। इसका मुझे पता नहीं चल रहा, ये मैं देख के आता हूँ जाके, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल में तो आंसर क्या है वैसे बाय द वे? यही आंसर है। ये फिर देखें ना कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे तो उन्होंने लिखा था ना। हाँ वो अल्फ़ा क्यों है वो ज़रा कहीं पे हमने कहा होगा, बाद में पढ़ेंगे तो इसलिए वो अब निशान तो लगा हुआ है ना। जाहिर है मैं तो ऐसा एमसीक्यू टर्म टेस्ट में नहीं ना दूंगा, लेकिन जब पढ़ा डालूंगा तो उसके बाद तो एंड पे पता होगा। तो एक मिनट, ठीक है, क्या हुआ बेटा? अभी जो बात चल रही होती है उसको छोड़ के पता नहीं किस दुनिया के अंदर बैठे होते हो। हाँ क्या कह रहे हो? लास्ट जो टेस्ट दिया था ना, हाँ हाँ, लाइफ नहीं निकल रही। अच्छा, लास्ट टेस्ट के अंदर लाइफ पता है कैसे निकलनी थी? 54 रुपये आई थिंक थे, या 56 थे, 56 थी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट जो थी उसको डिवाइड करना था गालिबन 10 से, 10 से डिवाइड करना था तो 28 आनी थी। मैं अभी सोल्यूशन दिखाता हूँ, मैंने कल ही तो बनाया बैठ के, रीसेंट टाइम का सवाल था ना असल में, तो आपको टेस्ट में देख के मैंने सोल्यूशन बनाया तो मुझे फिगर्स याद है। तो 28 एक साल की डेप्शन आती है, 56 2 की आती है, मतलब 2 साल गुजर गए थे, रिमेनिंग 8 साल थे। ये बहुत आसान था सवाल। चंदा मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, टेंशन ना लो, जो करवाना है पहले मुझे करवाने दो। मैंने सोल्यूशन बनाया इसीलिए था डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज वैसे तो क्लास का टाइम इतना थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है 5 घंटे की क्लास होनी चाहिए। अच्छा एक तो अब ऐसा कर लेते हैं, कल से कोशिश करें। मुझे ये बताएं, मोस्टली बच्चे तो बैठे ही हैं, बाकी भी कल पूछ लूँगा उनसे, आप लोगों की क्लास आखिरी ख़त्म कितने बजे होती है? हाँ नहीं नहीं, इससे पहले वाली 11 बजे हो जाती है ना ख़त्म? कौन सी? हो नहीं सकता। 10:30 पे, मतलब अगर हम 11 बजे क्लास शुरू कर दें, 11 से 11:15, तो कोई मसला नहीं होगा। हम रोज़ ही इतने बजे करेंगे। किसी का क्लैश हो तो मुझे बता देना कल मैं एक दिन और रख लेता हूँ इसमें कि कल हम 11:15 ही शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर सोच सकते हैं कि 11 सवा 11, यानी कि 11 बजे के बाद आप आना शुरू कर देंगे, मैं भी कोशिश करके आ जाया करूँगा, ठीक है। बस मसला ये होता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई होती, मैं तैयारी कर रहा होता हूँ बैठा, लेट हो जाता हूँ। रट्टा समझ लो या जो भी समझ लो, रट्टा नहीं होता। पिछली बार बंदा कहता है इंज पढ़ाया सी ऐत की इंज ना दसी गेम पाई इन्होंने। यार किस सफ़े पे ऊपर थे डिस्क्लोजर्स? अच्छा इसको कोई नज़र आए तो हो ना। अच्छा जी, लें जी, ये जो काटा हुआ है एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर्स, ये देना होता है। लेकिन ये क्यों काटा हुआ है अभी मैंने इसको पढ़ाना नहीं है, किसी मौके पे जाके पढ़ाना है, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। बहरहाल इत्तेफाक ऐसा ही आ गया, ठीक है जी। तो ये अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद कैलकुलेशन है, तो कोई मसला ही नहीं होना। आपको कोई और डिस्क्लोजर टाइप हो ना, ये 41 बेटा इसका आंसर मैंने ए कर दिया है, टिक, ओके जी। 41 देखें जी, 41 हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड बी रिव्यूड। ज़बानी बताया हुआ है, पढ़ाया कहीं नहीं, लेकिन जिस किसी ने इस चैप्टर में से डेप्रिसिएशन वाले उस सफ़े को पढ़ा होगा उसको ये नज़र आ गया होगा। मैंने क्या कहा था,
आप बता दो, किसी को याद हो? कोई बात नहीं, याद नहीं तो अभी याद आ जाएगा। नहीं, ये तो रिवैल्यूएशन के लिए था। एस्टीमेट चेंज के लिए हम चेक करते थे ना एसेट को कि कहीं एस्टीमेट चेंज तो नहीं आया। ये कब कब करना चाहिए? जब कभी मटेरियल डिफरेंस आए। किस में? वो तो रिवैल्यूएशन का है। एक जुमला बोला था, अंदाज़ा है, एस्टीमेट है, लाइफ इतनी होगी, रेज़िडुअल वैल्यू इतनी होगी, लेकिन हर साल के एंड पे खड़े होके आपने इन एस्टीमेट्स को रिव्यू करना होता है, कहीं कोई चेंज तो नहीं आ गया। अगर चेंज आ गया हो तो आप नए वाले एस्टीमेट को लगाते हैं। ये ज़बानी बोला था, लेकिन जिस किसी ने किताब पढ़ने की जिसको आदत होती है ना, वैसे तो मैंने एंड तक पढ़ा ही लेना होता है किताब, असल में ये उस वक्त किताब आई नहीं होती ना, ये चैप्टर इसलिए गुजर जाता है, लेकिन एंड पे मैं ऐसे ही पढ़ा लेता हूँ, फिर पढ़ा मैं लेता हूँ। लेकिन जिसको पढ़ने की आदत होगी वो यहाँ पे आया होगा, डेप्रीसिएशन का पेज है, यहाँ कहीं लिखा होना चाहिए। डेप्रीसिएशन कौन से पे? 117 पे। ये देखो रेज़िडुअल वैल्यू, हाँ ये स्टार पॉइंट भी मैंने इत्तेफाक से स्टार भी लगा दिया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए कि एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है ये बात। द रेज़िडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ शैल बी रिव्यूड at least at each financial year end, and if expectation differs from previous estimate, the change shall be accounted for as a change in estimate। पढ़ाया हुआ था, ठीक है, सही है, ज़बानी बताया हुआ था, तो एक MCQ से बन गया, ठीक है। अब वो कहता है how often should the useful life of an asset be reviewed? Every 6 month? नहीं। As and when market value will significantly change? नहीं। At least each ये never? नहीं। तो C is the correct option। ऊपर वाला पढ़े, when an asset is sold or disposed of, एक ही बात है, which where is the gain or loss recorded? Profit and loss। अब ये MCQs हैं, पता होना चाहिए। A change in depreciation method is a change in accounting policy, पता ही नहीं आपको क्या होता है। Change in accounting estimate, yes। Change in accounting method, ये क्या होता है? Change in accounting, ये क्या होता है? तो ऐसे आसान ये सारे ये एंड वाले हैं ना, असल में इस किताब में ना वो रह गया, मिस हो गया अटेम्प्ट लिखना। ये जो आखिर वाले MCQs है ना सारे, ये आईकैप के पास पेपर्स के, ये आईकैप वाले है। अगले वॉल्यूम के अंदर मैं अभी डालता हूँ अभी वैसे अब एक चैप्टर ही रह गया, 2 कर ही लें दूसरे वॉल्यूम को फाइनल। ये अब कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन वाले आप कर लेंगे, ठीक है ना, मैं नहीं करवा रहा। कैलकुलेशन वालों में कोई मसला आएगा तो बताऊँगा, हमने बड़े बड़े सवाल कर लिए हैं, उसी तरह के ही होते हैं ये, ठीक है ना। किसी में मसला आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये देखो पॉइंट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ PPE। पहले इसको नॉट को हटा देते हैं, आपने नहीं हटाना क्योंकि आपने हटा दी तो फिर निकलेगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, वो कहता है कौन सी चीज जो है वो PPE है, हम यूं कह रहे हैं, ठीक है। अ स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर, स्टैंड बाय है तो क्या हुआ, है तो हमारा जनरेटर ही ना। और बोलो 2 जनरेटर रखे हुए हैं, एक चलता है दूसरा स्टैंड बाय में रखा हुआ है, PPE नहीं है सर, वो स्टैंड बाय है, उसको कहें सिट करे तब, नहीं स्टैंड बाय है तब भी है, ठीक है, ये तो है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, ये तो इन्वेंट्री है। अ बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, ये तो PPE है, व्हीकल्स में यही आते हैं, और क्या आता है व्हीकल में। जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, जनरेटर, हाँ अगर ये प्रॉपर्टी होती फॉर रेंटल्स टू अदर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती, लेकिन ये क्या है, जनरेटर है। तो ये मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ बस ये गपशप लगा रहा हूँ जो हमने की हुई है बातें, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के अमेरिकन ये MCQs में IAS 16 के सारे करा दूँ, फिर IAS 40 के आपको सिर्फ डिस्क्लोजर्स पढ़ा दूंगा, उसके MCQs करा के छुट्टी दे दूंगा जब तक हो। जिसका दिल चाहे जब चाहे वो छोड़ के जा सकता है क्लास, ठीक है। ये ऐसी ही गपशप है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट, छोटी मोटी चीज़ें जो रह जाती हैं, कोई मिस हो जाती हैं या कोई दिल करता है कि अभी हो जाए, वही हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बैठे जो आए हुए हैं, क्योंकि आपने जाके तो यही तैयारी करनी है, तो यही तैयारी मैं आपको इकट्ठे करवा रहा हूँ कि चलो बड़े सवाल तो आपने कर लिए हैं, छोटी मोटी चीज़ें ये आपकी मैं तैयार करा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो अब उसने पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ PPE, प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर सेल। और अगर यहां पे होता अ प्लॉट या अ बिल्डिंग, तो फिर ये होता PPE ना होता, फिर यहां पर उसने एक नहीं लिखना था, विच शायद 2 लिखता, शायद हमें दोनों निकालने पड़ते, ठीक है।
लेकिन जनरेटर है तो पीपीई ही रहेगा, बताया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए। नेक्स्ट ये भी पढ़ लो, न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा ये नहीं कि न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में वही सवाल ही है ना जो आपने किए होते हैं, बहुत प्रैक्टिस की होती है। फिर भी ये जो आप जो रह रहे हैं आप करके देख लीजिएगा। आज ना करिए बेशक, आज ना करिए, कल कर लीजिए, जब भी मर्जी करें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला हो तो, ठीक है। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टेस्ट रन ना, टेस्ट रन ना, टेस्ट रन ना। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक्चुअल में फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गई है तो इनिशियली लॉसेज आ जाते हैं। आगे ना पढ़ो, आप मुझे बताओ इनका क्या करते होते थे? इनको एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे? नहीं करते थे, यही तो लिखा हुआ था कि ये नहीं इंक्लूडेड होता। ये जो मैंने कहा था ना कॉस्ट वाले पढ़ लेना। नॉट कॉस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ पीपीई क्या है? किधर गया ये? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है। ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है जी? ये एसिड कॉस्ट का पार्ट। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। तो यही मैंने 3 सिर्फ जगह आपको हाईलाइट करवाई हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सारा चैप्टर तो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो हमने 20-22 दिन लगा के ली थी। बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या हैं, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, मेथड फलां क्या है, वो थोड़ा ही हमने पढ़ने बैठ जाना है। तो पढ़ने वाली चीज़ें क्या हैं? मैंने आपको कहा पढ़ने वाली चीज़ें ये हैं। कॉस्ट कितने गया, नाराज ही हो गया नहीं? अच्छा चलो, थले भी कुछ नहीं, चलो वो सारा ही इधर आ गया। उन्हें कहा अल्लाह, अब वो कैसे जाएंगे एमसीक्यूज पे? अपलोड हो जाना सर, हम तो जा रहे हैं। शर्म तो नहीं आती, बंदी हो जा फिर यार। करेक्शन ऑफ एरर मैं अपलोड करके लाया, मतलब वो सारा कुछ मैं तैयार करके लाया था, लेकिन आप लोगों ने सारा प्रोग्राम ही साड़ दिया। क्या प्रोग्राम को? कोई नहीं, अब कल फिर पिंडे तो तेल ला के आना, फिर कल फिर करेक्शन ऑफ एरर पूरा लेक्चर चलेगा। फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं सर अभी IAS 20 भी थोड़ा रहता है। हाँ सही कह रहे हैं, चलो हाफ ही कर लेंगे, क्या याद करोगे आप लोग। बस हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस तरह से मिलने के लिए तैयार हो जाओ अब आप लोग। जिसको नहीं जिसका दिल करता मिलने का ना मिले। अच्छा जी, यहाँ थे हम। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को हमने एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना होता, डिसाइडेड। अब वो कहता है करेक्ट ट्रीटमेंट बताओ, हमने पहले ही बता दिया। ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, कहता है अभी प्लांट पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा क्योंकि इनिशियली अभी ऑपरेट करना शुरू किया, तो जो लॉसेज आ रहे हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है? कैपिटलाइज एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा ये आपने ना पर्चे के अंदर सिर्फ यूँ लिखना होता है, जब आपका सोल्यूशन चल रहा होता है तो आपने यूँ लिखा होता है क्वेश्चन नंबर लेट से 2, इसके अंदर लेट से ये 1 है तो 1 को आप लिखोगे ऑप्शन नंबर लेट से B, बस। उसके बाद नंबर 2, ऐसे करके आपने लिखना है। पर्चे के नंबर तब मिलेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर पे ना टिक करके आ जाना, मुंह उठा के करके आते हैं बच्चे पेपर फाइनल के अंदर। ऐसे तुम क्या बात करते हो? डेफर एंड चार्ज टू P&L व्हेन प्रॉफिट इज अर्न्ड फ्रॉम प्लांट। नवा ही ट्रीटमेंट कढ़िया। चार्ज डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग सिंस देयर इज नॉट कंसिडर्ड, सिंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी भाईजान ये एक्सपेंस है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो ही जाता है। जब आप सेल्स में 100 रुपये लेंगे और ऑपरेटिंग उसकी कॉस्ट के अंदर लेट से 150 लेंगे तो ऑपरेशन से 50 का लॉस आ गया ना, ये ऑटोमेटिकली चला जाता है P&L में। आप कहोगे नज़र नहीं आता, भाई असल में मसला होता है कि सारा बिजनेस चल रहा हो तो बीच में ये प्रोडक्ट इस तरह से चल भी जाती है, थोड़ी बहुत लॉस वाली भी। बहरहाल प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, एसिड कॉस्ट में नहीं जाना। शक तो इसमें हो सकता था आपको, ये आपको पता है, बाकी ऐसे अजीब है कि आप ज़िंदगी में कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32 आप करेंगे, 31 भी आप करेंगे, 30 भी आप करेंगे, 29 आपको करा दिया है। ये इसके अंदर थोड़ी सी वैसे आपके साथ ज़्यादती है, आपके साथ इसलिए नहीं ये नहीं था, वो दूसरा था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं तो कहता हूँ चलते चलो, ये बाकी सारे जो कैलकुलेशन वाले हैं वो मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, बाकी करवा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन वालों में कोई मसला होता नहीं, आप कर लेते हैं, मसला इन्हीं में ही आता है।
देखिए थ्योरी ना पढ़ी हुई थी इसकी इस तरह से बुक से, बाकी तो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। ओके, IS-23 के MCQs कर लिए हमने सही से, टिका गए। चल IS-40 की बारी है। नहीं मैंने नहीं ना किया IS-40 के, मैंने भी तो पढ़ना होता है, मैंने भी तो पेपर देना है। किधर तो फिर क्या करेंगे, वेट ही करेंगे ना यहाँ तक कि OCI पढ़ लें बस। अब तो एक ही टॉपिक रह गया, ये करेक्शन वगैरह का नाम आज ले लिया था ना, ये जिस दिन ख़त्म करोगे स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी शुरू हो जाएगा। पहला दिन सिर्फ माफ़ी देनी है मुझे, उस दिन मैंने चेन इक्विटी बनानी सिखानी है आपको। जब वो बनानी सीख लोगे अगले दिन फिर पूरी कहानी मेरी ज़ुबानी इंशाल्लाह। जी भाई ये भी अब ऐसा ही अजीब सा MCQ। चलो, फॉलोइंग गेन्स में लीगली बी विदड्रॉन फ्रॉम कंपनीज बाय शेयर होल्डर। कहता है ये वाले गेन शेयर होल्डर्स विदड्रॉ कर सकते हैं, ये पैसे ओनर्स निकाल सकते हैं बिजनेस से। कौन से? गेन दैट अराइज फ्रॉम अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ये तो होते ही नहीं पड़े। गेन अराइजेज फ्रॉम सेल ऑफ नॉन, हाँ ये होते हैं। तो 2 है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स। डी चेक भी करते रहो साथ साथ और नाल नाल चेक भी करते रहो, मैं गलत जवाब देगी ना घट उड़ जा। अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, ये भी पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए, वैसे तो 1 मिनट की बात है, अभी बता सकता हूँ लेकिन रेलेवेंट नहीं। 26 करोगे आप। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट्स एट रीवैल्यूड अमाउंट रादर देन कॉस्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन, नॉट बड़ा परेशान करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट्स एट रीवैल्यूड अमाउंट रादर देन कॉस्ट। कहता है जी क्या ऐसी वजह है जो आपको लगता है कि आपको एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट पे ज़्यादा बेहतर है शो करना। आपके जहन में क्या होती है? मतलब करंट मार्केट प्राइस पे नजर आए चीज़ ज़रा आजकल जो है। अब वो कहता है टू प्रिवेंट लॉन्ग लाइफ एसेट फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट, ये लग रहा है मुझे किसी हद तक सही। आगे बढ़ो, टू कीप ओनर ऑफ बिजनेस बेटर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर इक्विटी इन द बिजनेस, ये भी सही लग रहा है क्योंकि इक्विटी में क्या होता है? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। ये तुम घर से लाए थे ओनर, ये बिजनेस ने कमा लिया, ये भी कमा लेगा। एक लिहाज से तो ये भी बता ही रहे होते हैं ना कि आपकी बिजनेस की वर्थ ये है। बिजनेस में एसेट्स कॉस्ट पे पड़े हैं लेकिन इनकी आज की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है। ये सरप्लस कमाया नहीं है, कमा सकते हैं, तो असल तो वैल्यू वही होगी ना, रीवैल्यू सरप्लस के साथ जो इक्विटी नज़र आ रही होगी टोटल। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ घर से ये 100 लाए थे, 50 बिजनेस ने कमाया था, तो ये 150 की इसकी इक्विटी है। तो ये सही पिक्चर तब बनेगी जब हम कहेंगे जी 70 का ये सरप्लस एसेट्स के ऊपर कमा भी सकते हैं। तो असल में इक्विटी की इस वक्त वर्थ कितनी है? 220। ठीक है। अच्छा, टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग्स विद प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सही ही लग रहा है। टू अवॉइड, यार ये देखो ना आप, ऐसी बात विच इज़ नॉट आ वैलिड रीज़न, ये 2 नंबरी का ज़रूरी नहीं है ना, ये 2 नंबरी लगाने के लिए आप ये करते हो अवॉइड टैक्सेशन। नहीं, क्यों, कैसे टैक्स अवॉइड होगा? आप रीवैल्यू करेंगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन कम होगी। वैसे टैक्स वाले माफ़ नहीं करते, आप कैफ 2 पढ़ रहे होंगे, टैक्स वाले तो अपने वाली डिडक्शन देते हैं, अकाउंटिंग वाली रिवर्स करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप इस मकसद के लिए करना चाहें भी तो ये सही नहीं है। एफ एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इज नोटेड एज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इन द, अच्छा इसको भी वही पेंडिंग करो, वही वाली बात है भाई वाली जो मैं करता जा रहा हूँ ना, पेंडिंग वो करते जाएं, बाकी जो कैलकुलेशन वाले हैं वो हो सकते हैं। ये देखो, व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड व्हाट शुड बी रीवैल्यूड? अ सिलेक्शन ऑफ एसेट्स डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। हद हो गई। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लेट्स से, ठीक है, लैंड 1 2 3, बिल्डिंग 3 है, प्लांट मशीनरी भी 4 है। कहता है जी ये लैंड कर लो, डायरेक्टर कह रहे हैं ये वाली बिल्डिंग कर लो और ये वाला प्लांट रीवैल्यू कर लो, बाकी रहने दो। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही करते हैं ना। व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड व्हाट शुड बी रीवैल्यूड? अ सिलेक्शन ऑफ एसेट्स डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, नहीं, द होल क्लास ऑफ एसेट टू विच, यस। तो कहते हैं अगर करना ही है तो पूरे लैंड को करो रीवैल्यू, फिर एक आधा नहीं, चाहे बिल्डिंग और प्लांट को ना करो। ठीक है, ये सही लग रहा है। अब पता नहीं उससे पूछा क्या, अच्छा यही पूछा था। इंडिविजुअल एसेट को कर लो, नहीं क्लास को करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एसेट्स पिक्ड एट रैंडम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर लो,
80 90 पूरा 100 को कर लो रैंडम बेसिस पे, नहीं ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। तो जी बेटा, ऐसे ही तो होता है, आज तक ऐसे ही तो होता है। हमने जितने नोट बनाए हैं उनके अंदर एक क्लास रीवैल्यूड अमाउंट पे दूसरी कॉस्ट पे पड़ी तो होती थी, ऐसे ही होता है। लेकिन लैंड्स में से एक लैंड को रीवैल्यू करो दूसरे को ना करो, इसकी इजाजत नहीं है। चलें आगे, पीछे चलें सर, आगे कहाँ चल रहे हैं जी। ये गोले गोले क्यों लगा रहा हूँ मैं, गोले गोले तो सिर्फ पेंडिंग वालों पे लगाते हैं, ठीक है ना, बाकी तो होते जा रहे हैं, जो होते जा रहे हैं उनको छोड़ते जाए। और जो आप वाले मतलब कैलकुलेशन वाले, वो भी मेरे अल्लों से हो गए ना, वो तो आपने बताना है कि हुए या नहीं हुए। ओके ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पहुँचे हुए थे? बड़ी तब स्पीड बड़ी पकड़ी हुई है ना, क्योंकि बाकी सारे तो आपने करने हैं, क्वेश्चन है तो पूछना है, ये नहीं कहना फिर बाद में पेपर में वैसा आ जाए और आपने बताया नहीं, आपका कसूर होगा, क्योंकि मैंने आप कोर्ट में फेंक दिया आपके बॉल। MCQs कर लेना जब भी दिल करे, मैं यहीं पे, कोई मसला, अगर मारना गया तो मार गया तो किसी और से पूछ लेना, बता देंगे कोई ना कोई। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, वो CMA की क्लास में बच्चा कहता है सर जो भी है ना सेशन के बाद प्लान करें, मतलब इस तरह का मजाक ना करें, सेशन के बाद जो मर्जी करें, फिलहाल हमारा सेशन पूरा होने। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं स्टाम्प लिखवा के नहीं आया। इनिशियल रिकग्निशन, और दुनिया जो है ना, दुनिया इंसान को सिर्फ धोखा है कि उसकी वजह से निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ने निज़ाम चलाना ही है, तो जो जाता है उसके बाद जिसको लगता है ना कि मेरी वजह से निज़ाम चल रहा है, अल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा चला के दिखाते हैं, टेंशन ना लिया करो। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन एंटिटी हैज़ अ चॉइस टू चूज कॉस्ट एंड रियलाइजेबल मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, कैरिंग वैल्यू मॉडल इतने आसान MCQs भी हो सकते हैं, गिनती पूरी की हुई है। आ रीवैल्यूएशन गेन इज क्रेडिटेड इनटू कैपिटल रिजर्व, भी सही है। अच्छा ये भी पेंडिंग करो, क्योंकि नफ्ज आ गया ना कैपिटल रिजर्व, कैटिबल, तो चूंकि मैंने स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर है बहुत आसान, लेकिन रेलेवेंट जगह पे पहुंच के ना चीज़ ज़्यादा अच्छी दिमाग में बैठ भी जाती है, तो वो फिर थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। ये आपने करना है, ये भी आपने, कोई मसला हो तो पूछना है, क्योंकि अब ये तो रीवैल्यूएशन का सवाल करवाने वाली बात है, कोई एक आधा देख भी लेता हूँ मैं, इनमें से कोई एक करवा भी देता हूँ। ये भी वैसे किसी बच्चे ने किया हो तो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे बड़े पसंद है मुझे जी बच्चों। एन एंटिटी मे प्रेजेंट PPE एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और सही कह रहा है, अंडर IS 16 सही नहीं कह रहा, वैसे तो ठीक था। वैसे तो आप चाहें तो एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे रखें, प्रोडक्शन अलग रखें, चाहें तो नेट बुक वैल्यू पर बना लें, डेप्शन भी यहीं पे डाल दें, लेकिन IS 16 ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी है, डिस्क्लोजर में क्या कहा है, IS 16 ने क्या कहा है कि शैल डिस्क्लोज, अब इतनी दूर नहीं जाया जाता, रहने दो, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। शैल डिस्क्लोज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्शन एट बिगिनिंग एंड एंड, जाके डिस्क्लोजर वाला सफ़ा ओपन करके देख लो, 137 कितना था, 120 135, ओपन करके देखो। शेल डिस्क्लोज के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो है ना, वो 3 आ गए ना, मेजरमेंट बेसिस, डिडक्शन मेथड, लाइफ रेट, उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्शन एट बिगिनिंग एंड एंड, तो दोनों अलग अलग बताने हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं कर सकते। आगे कहता है आइदर यूजफुल लाइफ और डेप्शन रेट आर टू बी डिस्क्लोज, बोथ आर नॉट, ये सही है, ये सही है। आप लाइफ या रेट में से कोई एक चीज लिख दें, दोनों लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मैंने लिखता भी ऐसे ही था नीचे, लाइफ और रेट, किसी एसेट की लाइफ लिख देते थे, किसी का रेट लिख देते थे, दोनों तो नहीं लिखते थे, ये सही है। अच्छा आगे, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल PPE आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, नहीं अभी तो पढ़ाया भाई की बरकत से। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन ये कोई नहीं है हर साल बाद करो या हर 2 साल बाद करो या हर 5 साल बाद करो, बल्कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो फ्रीक्वेंसी इतनी हो कि ये इंश्योर कर सको बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस नहीं है। ओके, ये भी गलत। इफ एन एंटिटी चूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल इट मस्ट अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स PPE, नहीं, टू ऑल क्लास, एक क्लास पे लगे तो फिर सारी, मतलब एक एसिड नहीं, फिर पूरी क्लास पे लगाना है, लेकिन ये नहीं कि लैंड को अगर रिवैल्यू करे तो बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को भी करना जरूरी है, फिर जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत।
तो कैसा अच्छा एमसीक्यू था जी। इधर देखो, मैं कह रहा था कि पढ़ लेना। IAS 16 एनकरेजेस डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग: कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरी आइडल, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुल कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है ना। ऑफ फुली डेप्रिसिएटेड स्टिल इन यूज, सही है। कैरिंग, हाँ सही है, पढ़ लो जाके, पढ़ लो। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव हेल्प फॉर डिस्पोजल, यस। व्हेन कॉस्ट मल्टीप्लाइड फेयर वैल्यू ऑफ, सारे ही हैं भाई, तो ये तो 1 2 4 ऑल। अब जिसने ये पढ़ा होगा एक बार, बस इस तरह से याद रखना है, ये पता हो कौन कौन से थे, और रटा नहीं लगाने बैठ जाना। और वैसे भी हर बार रिवाइज करते हुए जब इनसे गुजरोगे तो ये ज़हन में वैसे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि अब स्टैंडर्ड नहीं ना लेके जाना बच्चे को। स्टैंडर्ड नहीं लेके जाना, क्या होगा? यही होगा जो आप बता रहे हैं, यही होगा जो आपसे 3-4 अटेम्प्ट पहले तक, 5 अटेम्प्ट तक पहले नहीं होता था। स्टैंडर्ड जाते ही नहीं थे साथ, हम भी नहीं लेके जाते थे, तो यही करते थे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हर चैप्टर में से, वो टिप्स पे होनी चाहिए थोड़ी सी। ओके, किस ओके 13 भी कर लो। व्हेन एन आइटम ऑफ पीपीआर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा, अब ये ना मेरे ख्याल में पुराना है। चलो, इफेक्टिव डेट, यस। वेदर इंडिपेंडेंट, यस। फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव, यस। रीवैल्यू सरप्लस, हाँ सही हो गया है जी, आई कैप ने भी सही कर दिया। तो ये भी सारे हैं जी। ओके, और डन। ये आपका होमवर्क, वैसे ये आसान है लेकिन फिर भी एंट्री भी आ गई ना, तो ये आपका ही है। नंबर 10, पेंडिंग सिर्फ मैंने वो किए हैं जिनमें कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। हालांकि मैं थोड़ी सी कोशिश से समझा सकता हूं, लेकिन वक्त आने पे समझ आ जाएगा। तो लफ्ज भी कोई ऐसा आया ना हमने नहीं पढ़ा, मैंने छोड़ दिया। सारे एमसीक्यू तो गए हैं, बाकी कैलकुलेशन वाले हैं, चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल डिस्क्लोजर? मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमिनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ना जी ना, ये तो मैंडेटरी है। डेफिनेशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरी, हाँ ये ऑप्शनल है, जाके देख लो प्लीज, तसल्ली कर लो। तो डी इज द, ये मैंने आपको टेस्ट में दिया था, याद होगा आपको, आई थिंक ये टेस्ट में था, जिसका आई थिंक आंसर आता था 11.8 मेरे ख्याल से। ये पुराने किसी टेस्ट के अंदर दिया हुआ है ये एमसीक्यू, ठीक है। और ये एक जैसे ही हैं। चलो 7 6 5 सारे आपके करने वाले हैं, जो मसला हो तो पूछना है। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इफ रीवैल्यूएशन मॉडल यूज्ड फॉर पीपी, रीवैल्यूएशन मस्ट सब्सिक्वेंटली बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू इंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम, हाँ ये तो सही है, अभी आज ही तो पढ़ा है। व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट एंटायर क्लास, when an item of PPE is revalued there is no requirement that entire class of asset must be revalued। नहीं, this is a requirement, क्लास को तो करना है पूरी को, तो पहला सही है, only one is correct, दूसरा सही नहीं है। ओके डन, ठीक है जी। ये पूरे कीजिएगा, कैलकुलेशन वाले जितने एमसीक्यूज हैं उन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। कोई एक एमसीक्यू मैं भी कर देता हूँ, सिंपल सा हो, ज़रा मैं 2-3 बातें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल सा कोई हो, यानी उसमें ज़्यादा, पास पेपर्स वालों में से कोई करते हैं ना, एंड वालों में से। ये कर लें, जो भी है। मैंने रिक्वायरमेंट तो छुपा दी नहीं है ना, अभी मैंने सारा कुछ ही बताना है। यही तो मैं इसलिए तो एक एमसीक्यू करवा रहा हूँ, कि एक एमसीक्यू करवा के पहले भी किया था मैंने, उसके बाद बता देता हूँ पॉसिबली क्या क्या इसमें से वो पूछ सकता है। ध्यान से बस रिक्वायरमेंट पढ़ना और आंसर कर देना, ठीक है। अब मैंने ये किया भी, कोई नहीं हुआ, पता नहीं, सही हो अल्लाह करे, ठीक है। मुझसे सही से करवाना, अच्छा ध्यान रखना मेरा, ध्यान से जाग के बैठो, सोने की इजाज़त नहीं है इस वक्त, क्योंकि सोने का टाइम मेरा ही है। एन एसेट वॉज परचेज ऑन यकम जनवरी 17 फॉर 100 विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 ऑन यकम जनवरी 20 इट इज़ रीवैल्यू टू 120 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years। अच्छा 17 में 17 18 19 गुजर गया था, 6 में से 3, अच्छा बिल्कुल सही सही उसने, ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू भी बदल गई है ना। ये तो चेंज इन एस्टीमेट वाला चक्कर भी करना पड़ेगा, हो सकता है उसने ना किया हो एमसीक्यू में, हम तो करेंगे, हमारा तो अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, फिर क्या हो सकता है उस वक्त ये ना करता हो, आई क्या पता नहीं, वैसे रिसेंट ही है जी। बच्चों यकम जनवरी 17 पर लिख लें कॉस्ट, या चलो ऐसे करते हैं,
यकम जनवरी 20 पर ही जंप लगाओ और बुक वैल्यू डायरेक्ट लिख लो और यहाँ पर कॉस्ट लिखो कितनी 100, ये ज़रूर लिख लो क्योंकि ज़रूरत तो पड़ ही सकती है ना, -100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 जी है, चलो है तो है 10 है, -10 डिवाइड बाय 6 ईयर्स इंटू 3 जी 45। अच्छा मुझे बताओ ये है क्या, एसेट ही लिखा हुआ है ना, अच्छा, कोई बात नहीं। 100 में से 45 माइनस करें तो 55 आता है। चलो बस मैंने टोटल का आंसर पूछा था ना, बच्चों ने अंदर वाली ब्रैकेट का दे दिया आंसर। उसके बाद इसी दिन एक लाइन खाली छोड़ी और फिर तो ज़िंदगी आसान है यार, डेप्रिशिएट तो वैसे ही साल के एंड पे जाके होना है और ठीक है, और ये तो ऑटोमेटिकली उसने सही कर दिया है, साल के एंड पे डेप्रिशिएट होना है, चेंज इन एस्टीमेट है, साल के पहले दिन पे लाना है, वो तो वैसे ही लाना था क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है रीवैल्यूएशन, तो उसने बड़े ध्यान से एमसीक्यू बनाया है। रीवैल्यूएशन एंड पे रखता ना तो ये चेंज एस्टीमेट वो साल के पहले दिन उसको लेके आना पड़ता ना, तो उसने इसीलिए आपका ध्यान रखा ताकि किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो उसका एमसीक्यू इतना ख्याल रखता है, क्या इतना ख्याल रखता है आप लोगों का, आप हैं पढ़ना है नहीं। तो रीवैल्यूड अमाउंट मतलब अगर मैं बनाता तो मैं ऐसे बनाता एमसीक्यू जैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, रीवैल्यू टू 120 यानी 120 पर ले गए तो सरप्लस है 60, ये 65 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक है जी। अब कहता है कि कहता कुछ भी नहीं है, चलो इस साल को एंड करते हैं, पता नहीं बाद में क्या कहेगा, देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपको मैंने बताया था कि डेट लिखने से कई परेशानी भी लग सकती है। हमने रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी होती है, रीवैल्यूएशन के दिन, और उस दिन कितनी लाइफ है सवाल में गिवन है 3, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 3, तो हमने इस रीवैल्यूड अमाउंट को 3 साल रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है। अब माना कि रेजिडुअल वैल्यू भी बदल रही है, वो चेंज इन एस्टीमेट है, तो उसको भी तो साल के पहले दिन ही लाना था ना, तो साल के पहले दिन लाकर क्या करना था, बुक वैल्यू चेंज इन एस्टीमेट वाली उसमें से माइनस करना था रिवाइज रेजुअल वैल्यू को डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो करना ही वही है और सही है। तो डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 120 माइनस कितना 15 हो गया डिवाइडेड बाय 3, बस एक ही साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है कितनी। अच्छा नशर भी तो करना है, ज़रा जगह बना लो, तमीज़ ना लिखो। 120 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 और 65 का कोई रेजुअल वैल्यू नहीं होती, इस बेचारे कोई रेजुअल वैल्यू नहीं होती, ये ना हो आप उसमें से -15 कर रहे हो नशर करते हुए सरप्लस की रेजुअल वैल्यू, कौन नहीं दे बंदा ऐसे बात करने वालों को जी। 35 और 22, अच्छा वो एमसीक्यू है, चलो उसने भी राउंड ही किया हुआ मेरे ख्याल से ना, इसमें से तो आंसर ही कोई नहीं है। अच्छा चलें, वो मैंने जो बनाना है वो तो मैं बताऊंगा ना कि मैंने क्या पूछा हुआ है आपसे। अब यहाँ से ना मैं बुक वैल्यू बताओ 80 और 43। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पर कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं ज़रा ध्यान करना। एक एमसीक्यू ये हो सकता है एट व्हाट अमाउंट एसेट विल अपीयर इन बैलेंस शीट, आंसर होगा 85, डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। दूसरा एमसीक्यू बन सकता है एट व्हाट अमाउंट सरप्लस विल अपीयर इन इक्विटी या बैलेंस शीट, यानी कि रीवैल्यू सरप्लस की अमाउंट इक्विटी में कितनी नजर आएगी, ये 43। एक एमसीक्यू बन सकता है व्हाट विल बी द डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर। उसके बाद एक एमसीक्यू बन सकता है, आपको और रंग करो, ये लो गुलाबी, ये गुलाबी है जी, पर्पल, ये क्या है जी, इसकी ये रिक्वायरमेंट क्या होगी, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ये इंक्रीमेंटल, ये डेप्शन और ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। उसके बाद एक अदद और ऑरेंज, वो ये होगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस, ठीक है ओके। अब ये एक ही एमसीक्यू है, इससे 5 एमसीक्यूज बन गए, मैंने कहा जी एक ये बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, एक ये बन सकता है, पूछने पे आए तो एक ये बन सकता है, और भी कोई बन सकता है,
ये भी कह सकता है वो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट बिफोर रीवैल्यूएशन, शैतानी करे तो ये भी कर सकता है। तो आप सारा सवाल करते हैं पागलों की तरह, सारा डाटा दिया हो तो, हालांकि आपने क्या निकालनी थी, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। तो ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी है बस, बाकी रिवैल्यूएशन आपको आती है बेटा, जो न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं आपको, थ्योरेटिकल वाले मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए हैं, तो ठीक है। अच्छा आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ जी, क्या 55 के बारे में वो यूं कह सकता है, एट व्हाट अमाउंट एसेट विल बी अपीयरिंग, अब उसकी अपनी अंग्रेजी भी हो सकती है भाई, बिफोर रिवैल्यूएशन, ये एमसीक्यू भी हो सकता है। क्वेश्चन ये, अब आप पागलों की तरह शुरू हो गए और आपने सारी वर्किंग करके एंड पे गौर किया तो यार इतने 55 पूछ रहे सी, पागलों की तरह बाकी काम करी गए, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड है बस वही कर दें, अगर वो सरप्लस मांगे तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे रुक जाओ, बस 65 निकल आया, ज़बानी हो जाए ज़बानी करो, वर्किंग के मार्क्स तो वैसे नहीं है एमसीक्यू के अंदर, अपने लिए करनी है कभी ज़रूरत पड़े तो, नंबर नहीं है इसके। ये नहीं है कि आपने आधा सही किया आधा गलत, तो यहाँ पे भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर तो आपने ऑप्शन सही वाला लिखा है तो चाहे 7 वाले से देख के सही वाला लिखा है उसके पूरे नंबर मिलेंगे, पर देखना मत। अच्छा, क्योंकि हो सकता है उसका गलत हो आपका सही। चलें आगे, ये एमसीक्यू मैक्सिमम ये 6 बन गए, 6 माशाल्लाह। को और भी सोचें, सोचने को और भी सोच सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि आपने बस ध्यान से पूछ लेना है उससे कि वो सवाल कह क्या रहा है, उससे पूछो सवाल से, भाई क्या चाहते हो तुम, वो जो चाह रहा है वो आपको, सारी वर्किंग आपके सामने है, ठीक है। और जो कभी एक्सट्रैक्ट्स मांग ले, जो कभी एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो एसेट और सरप्लस पागलों की तरह ही यहाँ से शुरू करके सारी एंट्रीज ब्रैकेट में करोगे, बैलेंस शीट बनाते हुए, पागल नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में 85 ले जाओगे फटाफट यहाँ से उठाकर, और 43 रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 35 की डेप्शन जाएगी, और ये तो अभी बनानी सीखी नहीं है आपने, इसलिए इसको रहने दो, जब सिखा दूंगा तो इसका ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, स्टेटमेंट इन इक्विटी और ओसीआई से होकर जो आता है वो मामला तो भी सिखाया नहीं ना होगा, इसलिए वो टेस्ट भी नहीं करूँगा। बैलेंस शीट में मैं एक्सट्रैक्ट्स बना दूं इस सवाल के, पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ने आना है 35, उसके बाद ओसीआई एक चीज़ होती है उसके अंदर भी कुछ जाना है, लेकिन ये छोड़ो अभी। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो जितना आपसे आ सकता है टेस्ट हो सकता है, वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आ गया 85 पर, और आगे चल के इक्विटी जहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह आते हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम क्या होता है हमें क्या पता, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, यहाँ पर 43 आएगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आज तो दिल ही नहीं कर रहा क्लास खत्म हो। चलें जी, 36 को छोड़ें, 23 को छोड़ें, अब जंप करके आए 40 पे। 40 के अंदर ना कुछ जो थोड़ा बहुत रहता है ये करके फिर छुट्टी दूंगा आपको, ठीक है, आपने घर जाके पढ़ना भी तो है। पेज नंबर बताओ इसको, बताओ इसको पेज नंबर, बताओ इसको पेज नंबर। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी आमड़ भाई? ओनली 50 मिनट। क्या करें, बी का भी ए और बी बना दें, बी का भी ए और बी होना चाहिए है ना, हाँ कर दें, बी का 1 और बी का 2 कर दें, बच्चों के लिए ज़रा सहूलत हो जाती है देखने में।